गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडेज आवर टॉपिक इज़ हैज़र्ड्स ऑफ इन्फेंसी स्टेज कि जो हमारी शैशव अवस्था होती है उसके अंदर कौन कौन से ऐसे हैज़र्ड्स होते हैं, ऐसे कारक होते हैं जो हमारी ग्रोथ को और हमारी डेवलपमेंट जो होती है बच्चे की उसको प्रभावित करते हैं। कई सारे हैज़र्ड्स होते हैं। शिशु जो होता है उसके जन्म के समय माता व शिशु को बहुत सारे खतरों का सामना करना पड़ता है। नवजात शिशु के लिए जो हैज़र्ड्स होते हैं उनको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो होता है शारीरिक हैज़र्ड्स, फिजिकल हैज़र्ड्स, और दूसरे होते हैं मनोवैज्ञानिक यानी कि साइकोलॉजिकल हैज़र्ड्स। आज हम करेंगे शारीरिक हैज़र्ड्स की इन्फेंसी स्टेज के अंदर वो कौन कौन से फिजियोलॉजिकल हैज़र्ड्स हैं जो बच्चे के ग्रोथ और विकास को प्रभावित करते हैं। Physiological hazards, the physical hazards that can hamper the growth and development of the infant are as follows। जो फिजिकल हैज़र्ड्स हैं वो किस तरीके से एक इन्फेंट यानी कि एक न्यूबॉर्न बेबी की ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं, उसमें कई सारे सब टाइप्स आते हैं। नंबर 1, बर्थ कॉम्प्लिकेशन, कि अगर जन्म प्रोसेस की जन्म होने की जो प्रक्रिया है वो कैसी थी, अगर उसके दौरान कोई कॉम्प्लिकेशंस आता है तो वो कैसे उस बच्चे की ग्रोथ को प्रभावित करता है। देयर कैन बी सीरियस इम्पैक्ट ऑन द ग्रोथ ऑफ इन्फेंट बिकॉज ऑफ बर्थ कॉम्प्लिकेशंस। यह एक सीरियस जो है बात होती है कि कैसे बर्थ कॉम्प्लिकेशन जो है वो बच्चे की ग्रोथ को यानी कि इन्फेंट की ग्रोथ को इम्पैक्ट करता है। इफ़ द डिलीवरी इज सिजेरियन देयर कैन बी एनोक्सिया। अगर डिलीवरी सिजेरियन होती है यानी कि किसी ऑपरेशन के द्वारा बच्चे मदर की डिलीवरी होती है तो वहाँ पर एनोक्सिया होने के चांसेस होते हैं। एनोक्सिया एक ऐसी कंडीशन होती है इन विच देयर इज टेम्परेरी लॉस ऑफ ऑक्सीजन टू द बेबीज ब्रेन, जिसके कारण बेबी के ब्रेन में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है। मस्तिष्क क्षति का संबंध जो होता है यानी कि ब्रेन के अंदर डैमेज का जो संबंध होता है वो O2 अभाव एनोक्सिया के साथ भी होता है। यानी कि मस्तिष्क क्षति की मात्रा O2 अभाव की तीव्रता पर भी निर्भर करती है कि कैसे हमारा ब्रेन जो है हमारी ऑक्सीजन, अगर उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी है तो उस पर बहुत ही इंटेंसिटी से इफ़ेक्ट पड़ता है। शिशु का जन्म जो होता है वो माता व शिशु दोनों के लिए ही खतरे भरा होता है। सामान्य रीति से यानी कि नॉर्मल डिलीवरी से शिशु का जन्म होता है तो वह सुरक्षित हो सकता है, परंतु जब बच्चे का जन्म जो है उस समय किसी उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है यानी कि सिजेरियन किया जाता है या फिर नॉर्मल में भी यदि किसी एपरेटस का या उपकरणों का या इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग किया जाता है तो वह स्थिति जो होती है वो खतरे वाली स्थिति होती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी उपकरण या यंत्र से शिशु के सिर पर चोट आ जाती है तो यह उसके शिशु के जीवन को नेगेटिव ढंग से प्रभावित करती है, उसकी ग्रोथ को भी इम्पैक्ट करती है। जो हमारी एनोक्सिया की कंडीशन होती है कैन डैमेज बेबी ब्रेन टिश्यू, जो कि अगर ऑक्सीजन की कमी बच्चे के ब्रेन में हो जाती है तो वह ब्रेन के टिश्यू को डैमेज कर सकती है, विच विल शो अप इन द लेटर स्टेज, जिसका जो असर है यानी कि जिसका जो इम्पैक्ट है वो बच्चे की आगे की स्टेजेस में दिखाई दे सकता है। यूज़ ऑफ टू मच मेडिसिन बिफोर डिलीवरी और द at the time of delivery can also affect infant's growth। अगर डिलीवरी से पहले या डिलीवरी के दौरान बहुत सारी मेडिसिन का मदर ने यूज़ किया है तो उसका भी इन्फेंट की ग्रोथ पर इम्पैक्ट पड़ता है। सेकंड आता है मल्टीपल बर्थ्स, यानी कि एक समय के अंदर मदर के गर्भ से 2 या 2 से अधिक बच्चों का होना मल्टीपल बर्थ्स कहा जाता है। इन्फेंट्स हु वर ट्विंस, जो बच्चे ट्विंस होते हैं और ट्रिपलेट्स यानी कि 3 होते हैं, हैव मोर चांसेस ऑफ डिफेक्ट्स एंड कॉम्प्रोमाइज्ड हेल्थ, उनके ज़्यादा चांसेस होते हैं डिफेक्ट और हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ के, बिकॉज दे हैड टू शेयर एवरीथिंग सिंस कंसेप्शंस, क्योंकि वह हर चीज़ एक दूसरे से शेयर करते हैं कंसेप्शन से लेकर बर्थ टाइम तक। देयरफॉर देयर हाई रिस्क ऑफ वीकनेस एंड इम्प्रॉपर ग्रोथ इन
मल्टीपल बर्थ, जिसके कारण एक हाई रिस्क होता है उनकी वीकनेस, यानी कि वो बच्चे अधिक कमज़ोर होते हैं और उनकी ग्रोथ जो होती है वो मल्टीपल डिलीवरीज के कारण उनकी ग्रोथ जो होती है उसमें कमी रह जाती है। मल्टीपल बर्थ जो होते हैं उनके 3 कारण होते हैं जो खतरे से भरे हुए होते हैं। नंबर 1 आता है कि मल्टीपल बर्थ से उत्पन्न 2 या 2 से अधिक जो बच्चे होते हैं वो अपेक्षाकृत दुबले पतले कमज़ोर होते हैं, वीक होते हैं और एक शिशु की तुलना में ये ज़्यादा समायोजन समस्याओं का सामना करते हैं, यानी कि अपने आप को एडजस्टमेंट प्रॉब्लम भी फेस करते हैं। दूसरा, ये जो बच्चे होते हैं वो सामान्य अवधि से पहले ही जन्म ले लेते हैं। तीसरा, मस्तिष्क क्षति की अधिक संभावना इनके अंदर रहती है। तो मल्टीपल बर्थ के कारण भी फिजिकल हैजर्ड्स उसकी ग्रोथ और को इम्पैक्ट कर सकता है। थर्ड आता है पोस्ट मैच्योरिटी। पोस्ट मैच्योरिटी का मतलब होता है कि जो सामान्य अवधि होती है उससे भी बाद शिशु का जन्म जो होता है उसे पोस्ट मैच्योरिटी कहा जाता है। सामान्य अवधि जो होती है गर्भ की या कंसेप्शन की, यानी कि 9 मंथ की होती है। अगर बच्चा 9 मंथ के बाद भी गर्भ के अंदर रहता है तो उसे हम पोस्ट मैच्योरिटी कहा जाता है, उत्तर परिपक्वता कहा जाता है। If the natural pains does not start and baby is delivered after the normal date of delivery, अगर नेचुरल पेन स्टार्ट नहीं होते हैं और बेबी जो होता है वो एक नॉर्मल डेट जो डिलीवरी की दी हुई होती है उसके समय ना होकर उसके बाद होता है, तो द वेट ऑफ द बेबी स्टार्ट इंक्रीजिंग, जो बच्चे का वजन होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। देयर इज़ ऑल्सो द लाइकलीहुड दैट फोर्सेप्स में बी नीडेड टू डू द डिलीवरी, और यहाँ पर कई बार फोर्सेप्स आ जाते हैं जिसके कारण डिलीवरी करने की ज़रूरत पड़ती है। Many times there can be severe effects due to the use of instruments on the infants, though not always। बहुत सारे टाइम क्या होता है, सीवियर इफ़ेक्ट्स के कारण हमें इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करना पड़ता है इन्फेंट्स की जन्म के लिए, क्योंकि उसका साइज जो होता है वो बढ़ जाता है, नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम रह जाते हैं और औजारों का प्रयोग किया जाता है जन्म के समय। यानी कि सामान्य अवधि से बाद जो शिशु होता है उसका जन्म भी काफ़ी खतरे भरा हुआ होता है, क्योंकि इसके साथ काफ़ी ऐसी दशाएं, ऐसी चीज़ें जुड़ी होती हैं जो शिशु को नुकसान पहुंचा सकती हैं। जब शिशु यानी कि जो इन्फेंट है वो सामान्य से भी अधिक अवधि तक, यानी कि जो नॉर्मल टाइम है डिलीवरी का, डेट ऑफ डिलीवरी है उस समय ना होकर उससे भी अधिक समय गर्भ में रहता है, तो उसके जो सिर का आकार होता है वो बढ़ जाता है, जो जन्म के समय एक कठिनाई उत्पन्न कर सकता है। जब यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है तो ब्रेन डैमेज के चांस बढ़ जाते हैं, और यह देखने को मिलता है कि सामान्य अवधि से लंबी अवधि के बाद जो जन्म लेते हैं शिशु वो अनेक एडजस्टमेंट प्रॉब्लम का सामना भी करते हैं। नेक्स्ट आता है प्री मैच्योरिटी। जैसे पोस्ट मैच्योरिटी है कि एक नॉर्मल डेट ऑफ डिलीवरी के बाद बच्चा होना, उसी तरीके से एक प्री मैच्योरिटी होती है कि जो नॉर्मल डेट ऑफ डिलीवरी होती है उससे पहले ही बच्चा जन्म ले लेता है, उसे प्री मैच्योरिटी कहा जाता है। देयर कैन बी मैनी रीजन्स फॉर ए प्री मैच्योर डिलीवरी ऑफ द बेबी। यहाँ पर कई सारे रीज़न हो सकते हैं कि जो बेबी की प्री मैच्योर डिलीवरी करनी पड़ती है। द बेबी मे बी बोर्न प्री मैच्योर बिकॉज ऑफ कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बच्चा जो है वो प्री मैच्योर जन्म ले सकता है क्योंकि हो सकता है कि प्रेगनेंसी के दौरान कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशंस हो, और ड्यू टू सडन अराइज ऑफ नीड ऑफ डिलीवरी, और कई बार एकदम से उस रीजंस के कारण जो डिलीवरी के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशंस है, तो प्रेगनेंसी के टाइम कोई कॉम्प्लिकेशंस है तो उनके कारण एकदम से डिलीवरी करनी पड़ती है। फीटल मूवमेंट होना बंद हो जाए, यानी कि जो अंदर फीटल है, जो बच्चा होता है, अगर वो गर्भ में मूवमेंट करना बंद कर देता है तो उसी समय डिलीवरी करनी पड़ती है। प्री मैच्योर इन्फेंट्स हैव हाई रिस्क ऑफ इम्प्रॉपर ग्रोथ। प्री मैच्योर जो बेबी होते हैं वो इम्प्रॉपर ग्रोथ यानी कि उनकी ग्रोथ जो है पूर्णतः नहीं हो पाती है, उसका उनमें रिस्क रहता है। अमेरिका की सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर बताया कि इस देश में 7% शिशु
जो सामान्य अवधि से पहले ही जन्म ले लेते हैं, जिनका रीज़न होता है फर्स्ट बॉर्न चिल्ड्रन है, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस वाले माता पिता के शिशु हैं, काली प्रजाति के शिशु हैं, छोटे कद वाली महिलाओं से जन्म लेने वाले शिशु हैं, या मल्टीपल बर्थ से जो बच्चे जन्म लेते हैं वो सामान्य अवधि से ही पहले जन्म ले लेते हैं। कुछ रिसर्चर्स ने यह भी बताया है कि माता का कुपोषण यानी कि माल न्यूट्रिशन है, कोई बीमारी है मदर को, या जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, उनमें इम्बैलेंस प्रोसेस शुरू हो जाए, या अधिक ड्रग्स का इस्तेमाल, अधिक मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है, या नशीली दवाइयों का उपयोग किया गया, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तो ये सारे फैक्टर्स जो गर्भस्थ शिशु होता है उसको अफेक्ट करते हैं, जिसके कारण सामान्य अवधि से पहले ये इनके जन्मित होने के चांसेस को बढ़ा देते हैं। और अगर बच्चा एक नॉर्मल समय से पहले ही जन्म ले लेता है, यानी कि 8-7 मंथ में अगर वो जन्म ले लेता है, तो उसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती है, उनको हाई रिस्क होता है इम्प्रॉपर ग्रोथ का। नेक्स्ट आता है माल न्यूट्रिशन, कि अगर बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है गर्भ के दौरान, तब भी उसकी ग्रोथ को वो इम्पैक्ट करता है। इफ़ द फैमिली इज़ इम्पावरिश्ड एंड इज़ नॉट एबल टू प्रोवाइड इनफ मिल्क फॉर प्रॉपर बोन डेवलपमेंट, अगर फैमिली बहुत ही वीक है, बहुत ही कमज़ोर है, अच्छे से परिपूर्ण नहीं है, तो जो कि एबल ही नहीं है इतना मिल्क प्रोवाइड करवाने के जो कि उसकी बच्चे की प्रॉपर बोन डेवलपमेंट हो सके, द इन्फेंट में नॉट बी एबल टू ग्रो अप इन ए हेल्थ वे, तो वो एक हेल्थ का जो तरीका होता है उसमें ग्रो नहीं कर पाता है। ड्यू टू माल न्यूट्रिशन द इम्यून सिस्टम ऑल्सो बिकम वीक, माल न्यूट्रिशन के कारण अगर उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला है, प्रोटीन नहीं मिला है, उसको अच्छी डाइट नहीं मिल पा रही है, तो उसके कारण उसका इम्यून सिस्टम भी वीक हो सकता है। एंड देयर आर मोर चांसेस ऑफ गेटिंग सिक फ्रिक्वेंटली, जिसके कारण वो बहुत जल्दी बीमार होने के चांसेस रहते हैं। यूज़ ऑफ मोर मेडिसिन मेक्स द इन्फेंट रेजिस्टेंट टू मेडिसिन, और उसको यूज़ ऑफ बहुत ज़्यादा मेडिसिन का यूज़ करना भी पड़ सकता है, जो कि उसको रेजिस्टेंट करती है कि मेडिसिन उसे लेनी ही पड़ेंगी। नेक्स्ट आता है इलनेसेस। इलनेसेस भी ऐसे हैज़र्ड्स हैं जो बच्चे की फिजियोलॉजिकल ग्रोथ जो होती है उसको इम्पैक्ट करते हैं। कोई भी बीमारी जो है वो हमारे शरीर को, हमारी शरीर की क्रियाएं हैं, हमारे शरीर का विकास है, उसकी वृद्धि है, उसको प्रभावित करती हैं। इलनेसेस सच है जैसे कि अस्थमा है, एपिलेप्सी है, जॉन्डिस है, मेक द चाइल्ड्स इम्यून सिस्टम वीक, ये सारी क्या करती है, हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उसको वीक करता है। द चाइल्ड इज़ नॉट एबल टू टेक ऑल टाइप ऑफ फूड आइटम्स, बच्चा जो है वो हर तरह के फूड आइटम्स को नहीं ले पाता है क्योंकि वो बहुत जल्दी वीक, उसका जो इम्यून सिस्टम है वीक है, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है उन चीज़ों को। एंड हीज ओवरऑल डेवलपमेंट इज़ हैम्पर्ड, जिसके कारण उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट जो होती है वो प्रभावित होती है। नेक्स्ट आता है पोल्यूशन एंड एलर्जीज़। कुछ पोल्यूशन एंड एलर्जीज़, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत सारे न्यूबॉर्न इन्फेंट्स ऐसे होते हैं जिनको पोल्यूशन से या कोई ना कोई एलर्जी होती है। मैनी इन्फेंट्स हैव एलर्जीज टू पोल्यूशन, फूड आइटम्स, प्लांट्स एंड फ्लावर्स। बहुत सारे ऐसे इन्फेंट्स होते हैं जिनको पोल्यूशन से यानी कि एयर से, डस्ट से, वाटर से, फूड आइटम से, प्लांट्स एंड फ्लावर से कोई ना कोई एलर्जी होती है। एंड दिस में मेक देम इल, जिसके कारण वो बीमार हो सकते हैं। दे में गेट रैशेज, कोई भी एलर्जी के कारण, कोई पोल्यूशन है जैसे कोई डस्ट है उसके कारण उनकी बॉडी पर रैशेज हो सकते हैं। नोजिया, बार बार नाक से पानी आना, बार बार छींक आना डस्ट के कारण। एंड वोमिटिंग फ्रिक्वेंटली, कोई स्मेल ऐसी है जो उन्हें अच्छी नहीं लगती है, कोई फ्लावर ऐसा है जिसकी स्मेल के कारण वो बहुत जल्दी वोमिट कर देते हैं। दिस एक्ट एज ए हैजर्ड्स इन हेल्थी ग्रोथ ऑफ इन्फेंट, ये सारे हैजर्ड्स होते हैं जो उसकी हेल्थी ग्रोथ होती है बच्चे की उसको इम्पैक्ट करते हैं, फिजियोलॉजिकल हैजर्ड्स हैं ये। नेक्स्ट आता है आर्टिफिशियल फीड। बच्चे के लिए माँ का दूध जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, जो कि उसके इम्यून सिस्टम को डेवलप करने में यानी कि अच्छे से डेवलप होता है, स्ट्रॉन्ग करता है। अगर किसी भी बच्चे को
6 मंथ तक या उससे अधिक समय तक मदर के ही दूध पिलाया जाता है तो उसका इम्यून सिस्टम अच्छा होता है। अगर बच्चे का इम्यून सिस्टम अच्छा है तो उसे किसी प्रकार की एलर्जी या फिर कोई भी बीमारी जल्दी से नहीं पकड़ पाती है, जिसके कारण उसकी बॉडी की, उसकी शारीरिक ग्रोथ जो होती है वो बहुत ही अच्छे से होती है। इसीलिए आर्टिफिशियल फीड का मतलब होता है जब बच्चे को मदर का दूध न मिलकर उसे गाय का दूध या फिर पाउडर्ड मिल्क पिलाया जाता है, जिसके कारण उसका इम्यून सिस्टम उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता है। It is also seen that infants who are raised on artificial feed other than mother's milk also grow at a compromised rate। वो एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ ही करता है। एक बच्चा जो मदर का दूध पीता है और एक बच्चा जो पाउडर्ड मिल्क यानी कि टॉप मिल्क लेता है, सूखे मिल्क जो होता है वो उसे दिया जाता है, या उसे मदर का दूध नहीं मिल पाया है तो उसकी और जो बच्चे को मिल्क मदर का मिलता है उन दोनों की ग्रोथ में काफ़ी सारी डिफरेंसेस होते हैं, क्योंकि मदर का फीड जो होता है वो सबसे बेस्ट फीड होता है बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। ये सारे हमारे फिजियोलॉजिकल हैज़र्ड्स थे। कल हम इस वीडियो के अंदर मैं यही करवाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसके अंदर हम साइकोलॉजिकल हैज़र्ड्स कंप्लीट करेंगे। ये हमारे 8 हैज़र्ड्स हैं, ये सारे आपको अच्छे से करने हैं। थैंक यू सो मच।